साइकोलॉजी ऑफ मनी इन हिंदी और इसका चैप्टर नंबर 11 यथोचित और तर्कशील। आपको स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान हैं, एक पेचीदा भावुक इंसान। यह समझने में मुझे ज़रा समय लगेगा, लेकिन जब समझ में आया, मैं जान गया कि यह वित्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इसके साथ एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन यह अनदेखी रह जाती है, वह है वित्तीय निर्णय लेते समय रूखेपन से तर्कशील होने का उद्देश्य न रखें। सिर्फ पर्याप्त रूप से यथोचित होने का प्रयत्न करें। यथोचित अधिक वास्तविक है और इसका आप दीर्घकालीन तक अनुसरण कर सकते हैं, जो संपत्ति प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसे मलेरिया का इलाज सिफिलिस से करने की कोशिश की। जूलियस रेगर जोरेंग 19वीं सदी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके पास दो अद्वितीय कौशल थे। वे पैटर्न को पहचानने में बहुत अच्छे थे और जिसे दूसरे मूर्खतापूर्ण समझते थे वे उसे निर्भीक कहते थे। उनकी विशेषता विकृत न्यूरोफिलिसिस के मरीज थे, जो उस समय एक जानलेवा रोग हुआ करता था जिसका कोई भी ज्ञात इलाज नहीं था। उन्हें एक पैटर्न देखना शुरू किया। सिफिलिसिस के वे मरीज जिन्हें किसी अन्य अशुद्ध बीमारी के कारण लंबे समय तक ज्वर भी आता था, वे ठीक हो जाते थे। फ्रैगर जोरेंग के अनुसार अनुमान लगाया कि यह कैसे अंतर्ज्ञान के कारण हो सकता है जो सदियों से हमारे पास रहा है लेकिन जिसे डॉक्टर भली भांति समझ नहीं पाए। ज्वर शारीरिक संक्रमण से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए वे इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे। 1900 के दशक की शुरुआत में व्रेगर जोरेंग ने मरीजों को टाइफाइड, मलेरिया और चेचक के कम प्रबलता वाले इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इतना तेज ज्वर आ सके ताकि सिफिलिसिस को खत्म किया जा सके। यह उतना ही खतरनाक था जितना सुनाई पड़ता है। इस इलाज से उनके कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई, अतः वे मलेरिया के एक क्षीण रूप से इंजेक्शन का प्रयोग करने लगे, क्योंकि कुछ दिन के भयंकर ज्वर के बाद इसे क्विनिन से ठीक किया जा सकता था। कुछ दुखद प्रयत्न त्रुटि विधि के बाद उनका परीक्षण काम करने लगा। फ्रेगर जोरेंग ने सूचित किया कि 10 में से 6 सिफिलिसिस मरीज मलेरियोथेरेपी से ठीक हो गए और 10 में से 3 मरीजों की तुलना में जिन्हें इलाज नहीं मिला। उन्होंने 1927 में औषधि में नोबेल पुरस्कार जीता। अब संस्था के अनुसार वह मुख्य कार्य जो वेगर जोरेंग ने अपने पूरे कार्यकाल में किया, वह ज्वर को प्रवृत्त कर एक मानसिक रोग का इलाज करने का प्रयत्न किया। शुक्र है पेनिसिलिन ने अंततः सिफिलिसिस के लिए मलेरियोथेरेपी को अप्रचलित कर दिया, लेकिन व्रेगर जोरेंग इतिहास में ऐसे एकमात्र डॉक्टर हैं जिन्होंने न सिर्फ संक्रमण से लड़ने में ज्वर की भूमिका को पहचाना बल्कि इसे उपचार के रूप में विहित भी किया। ज्वर से लोग हमेशा से डरते आए थे क्योंकि यह रहस्यमय होता है। प्राचीन रोम के लोग देवी फेब्रिस की पूजा किया करते थे, जो लोगों की ज्वर से रक्षा करती थी। उन्हें मनाने के लिए मंदिरों में तावीज रखे जाते थे, इस उम्मीद के साथ कि ज्वर से बचा जा सके। लेकिन व्रेगर जोरेंग ने कुछ और ही पाया। ज्वर असामयिक उपद्रव नहीं है, यह आरोग्य प्राप्ति में एक अहम भूमिका निभाता है। संक्रमण से लड़ने में शरीर की उपयोगिता को अब हमारे पास बेहतर और अधिक वैज्ञानिक प्रमाण है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि से भी कुछ वायरस की प्रतिकृति दर 200 गुना कम हो जाती है। एक NIH लेख के अनुसार अनेकों जांचकर्ताओं ने पाया कि वे मरीज जिन्हें ज्वर आता है उनके नतीजे बेहतर होते हैं। सिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की वेबसाइट पर माता पिता को शिक्षित करने के लिए एक खंड जिसमें वे अपने बच्चों के शरीर के तापमान के थोड़ा सा बढ़ने पर घबराएं नहीं। ज्वर शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। वह शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। 100 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार बीमार बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ आकर वास्तविकता विज्ञान के आड़े आ जाती है। ज्वर को पूरे विश्व भर में खराब माना जाता है। टाइलेनॉल जैसी दवाइयाँ देकर ज्वर के आते ही उसे कम करने की कोशिश की जाती है। लाखों वर्षों की क्रमागत उन्नति की रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं के बावजूद कोई भी माता पिता, मरीज, खुद डॉक्टर और कोई भी दवाई की कंपनियां ज्वर की दुर्गति के अलावा किसी और रूप में नहीं देखते जिसे हर हाल में छुटकारा पाना जरूरी है। ये विचार ज्ञात विज्ञान के साथ मेल नहीं खाते। एक शोध बिल्कुल रुक्ष था। ICU में ज्वर का इलाज सामान्य है और संभवतः प्रमाण आधारित अभ्यास के बजाय हठधर्मिता से संबंध रखता है। सेंटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के निर्देशक हार्वर्ड मार्कल ने इस बार ज्वर के भय के बारे में कहा था, ये सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो उतनी ही तेजी से फैलती हैं जितना उनके पीछे के संक्रामक रोग। ऐसा क्यों है? अगर ज्वर लाभदायक होता है, हम सार्वभौमिक रूप से उसे लड़ते क्यों हैं? मुझे नहीं लगता कि यह समझना जटिल है। ज्वर कष्टदायक होता है और लोग कष्ट नहीं झेलना चाहते, बस इतना ही। एक डॉक्टर का उद्देश्य सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं होता, बल्कि मरीज के लिए जो यथोचित और सहनीय है उसकी सीमाओं के अनुसार बीमारी का इलाज करना होता है। संक्रमण का मुकाबला करने में ज्वर
से थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन वह काफ़ी तकलीफ में पहुंचता है। और मैं डॉक्टर के पास इसलिए जाता हूं कि यह तकलीफ कम हो। कंबल के अंदर ठिठुरते हुए मैं ऐसे किसी शोध की परवाह नहीं कर सकता। अगर आपके पास ऐसी कोई गोली है जो इस बुखार को कम कर सके तो फ़ौरन दे दीजिए। अगर आपको कोई संक्रमण है तो ज्वर की आने की चाह रखना तर्कशील हो सकता है, लेकिन यथोचित नहीं। यह तत्वज्ञान तर्कशील होने के बजाय यथोचित होने का प्रयास करने को संपत्ति संबंधी निर्णय लेते समय अधिक से अधिक लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। शैक्षणिक वित्त गणितीय रूप से इष्टतम निवेश कार्यनीतियों को ढूंढने के लिए समर्पित है। मेरा अपना यह मत है कि वास्तविक संसार में लोगों को गणितीय रूप से इष्टतम कार्यनीति की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें वह कार्यनीति चाहिए जो उन्हें रात में चैन की नींद सोने दे। हैरी मार्कोविट्ज के जोखिम और प्रतिफल के बीच का गणितीय लेनदेन खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उनसे एक बार पूछा गया कि वे अपना खुद का पैसा कैसे निवेश करते हैं और उन्होंने 1950 में अपने पोर्टफोलियो के आवंटन का वर्णन कुछ ऐसे किया। जब उनके मॉडल पहली बार विकसित हुए थे, मैं अपनी व्यथा की कल्पना की, और अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए और मैं उसमें ना रहूं, या फिर अगर वह बहुत नीचे चला जाए और मैं पूरी तरह से उसमें रहूं, मेरा लक्ष्य भविष्य में होने वाले पछतावे को कम करना था। इसलिए मैंने अपने अंशदान को बॉन्ड और इक्विटी में बराबर रखा। मार्कोविट्ज ने फलतः मिश्रण में विविधता उत्पन्न करके अपनी निवेश कार्यनीति बदल दी, लेकिन यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली यह है कि भविष्य में होने वाले पछतावे को कम करने को कागज पर तर्कसंगत ठहराना कठिन है, लेकिन वास्तविक जीवन में उचित ठहराना आसान है। एक तर्कशील निवेशक संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है, और एक उचित निवेशक उन निर्णयों को कॉन्फ्रेंस कक्ष में उन सहकर्मियों से घिरे हुए लेता है जिनमें वह प्रशंसा जीतना चाहता है। उन जीवन साथी के साथ जिसे वह निराश नहीं करना चाहता, या फिर अपने किसी रिश्तेदार, पड़ोसी, या अपने खुद के संदेशों के रूप में मिलने वाले प्रतिद्वंदियों की आलोचना के विरुद्ध। निवेश का एक सामाजिक पहलू भी होता है जिसे सिर्फ वित्तीय लेंस के द्वारा देखने पर अनदेखा रह जाता है। दूसरी बात यह है, ठीक है, जेसन ज्विंग, जिन्होंने वह साक्षात्कार किया जिसे मार्कोविट्ज ने अपने निवेश का वर्णन किया था, बाद में विचार करते हुए बोले, मेरा अपना मत यह है कि लोग न तो तर्कशील होते हैं और न ही तर्कहीन। हम मनुष्य हैं, जितनी जरूरत हो हम उससे अधिक जोर डालकर सोचना नहीं चाहते। अगर हमारे ध्यान पर निरंतर मांगे रहती हैं, इस नज़रिए को देखा जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं कि आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के अन्वेषक में अपना खुद का शुरुआती पोर्टफोलियो अपने अनुसंधान पर बिना अधिक ध्यान दिए बनाया। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है कि बाद में मैं उन्हें इसे ठीक कर दिया। मार्क्विज ने मार्क्विज ना तो तर्कशील हैं और ना ही तर्कहीन, वे उचित हैं। वित्त में जो बात अक्सर अनदेखी रह जाती है वह यह है कि तकनीकी रूप से सही होकर भी कुछ संदर्भगत रूप से निरर्थक हो सकता है। 2008 में येल के दो अनुसंधानकर्ताओं ने एक साथ शोध प्रकाशित किया जिसके अनुसार युवा बचतकर्ताओं को स्टॉक खरीदते समय अपने सेवानिवृत्ति खातों में 2 से 1 के मार्जिन से बढ़ना चाहिए, यानी अपनी संपत्ति के हर $1 के लिए $2 का ऋण। यह दर्शाता है कि उम्र बढ़ने के साथ यह निवेशकों को यह लिवरेज कम होता जाता है, जिसके कारण एक युवा बचतकर्ता अधिक जोखिम उठा सकता है और मार्केट की भीषण उथल पुथल को झेल सकता है, और उम्र बढ़ने के साथ यह कम हो सकता है। अगर इस लाभ का इस्तेमाल करके भी आप युवावस्था में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, यदि आप 2 में से 1 का मार्जिन लेकर चल रहे हों, तो मार्केट में 50% गिरावट आपके पास कुछ नहीं छोड़ेगी। शोधकर्ताओं ने दर्शाया कि फिर भी दीर्घकाल में बचत करता अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अगर वे बर्बाद होने के अगले ही दिन वापस उठ खड़े हों, योजना का अनुसरण करें और अपने 2 में से 2:1 के खाते में बचत करते रहें। यह गणित कागज पर काम करता है, यह एक तर्कशील कार्यनीति है, लेकिन लगभग बेतुके रूप से अनुचित है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति खाते में पूरे 100% को हवा में जाते देख इतना अप्रभावित नहीं रह सकता कि अधिक रूप से कार्यनीति का पालन करता रहे। वे शायद हार मान लेंगे और दूसरे विकल्प ढूंढेंगे और शायद अपने वित्तीय सलाहकार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अनुसंधानकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी कार्यनीति का प्रयोग करते समय अपेक्षित सेवानिवृत्ति संपत्ति जीवन काल निधि की तुलना में 90% अधिक होगी। यह 100% कम उचित भी है। असल में अनुचित दिखने वाले निर्णयों का समर्थन करने का एक तर्कशील कारण है। यह रहा एक, मान लेते हैं कि आपको अपने निवेश में काफ़ी लगाव है। यह कोई रूढ़िवादी सलाह नहीं है। यह कहना निवेशकों के लिए सम्मान के लिए तगमे जैसा है कि वे अपने निवेश को लेकर भावनाहीन हैं, लेकिन यह तर्कसंगत प्रतीत होता है। लेकिन अगर आपकी कार्यनीति और स्टॉक को लेकर भावनाओं की कमी इस संभावना को बढ़ाती है जिससे कि वे कठिन प्रतीत होंगे, आप उससे दूर हट जाएं। जो तर्कशील लोग जैसा दिख रहा है वह देनदारी बन जाएगा। उचित निवेशक जो अपनी तर्क नीति रूप से त्रुटिपूर्ण कार्यनीति से लगाव रखते हैं, उनके पास यह लाभ होता है कि उनकी अपनी कार्यनीति के साथ टिके रहने की संभावना अधिक होती है। कुछ ऐसे वित्तीय परिवर्ती कारक भी हैं जो शुरुआती वर्षों में किसी कार्यनीति से प्रतिबद्धता की तुलना में कार्य निष्पादन से अधिक
सहसंबद्ध होते हैं। दोनों कार्य निष्पादन की मात्रा और समय के अंतराल में वर्ष में करने की संभावना। ऐतिहासिक रूप से यूएस मार्केट में पैसा बनाने की संभावना एक दिन के अंतराल में 50/50 है, एक वर्ष के अंतराल में 68%, 10 वर्षों के अंतराल में 88% और 20 वर्षों के अंतराल में 100% है। कुछ भी हो, आपके इस खेल में बनाए रखे वह महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक है। अगर आप वह करिए जो आपको पसंद है को एक खुशहाल जीवन की कुंजी के रूप में देखते हैं तो यह एक खाली फॉर्च्यूनर कुकी की सलाह जैसा लगेगा। अगर आप इसे एक ऐसी चीज़ के तौर पे देखते हैं जो सफलता को आपकी ओर मोड़ने की संभावना के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करें, आप देख पाते हैं कि यह आपकी वित्तीय कार्यनीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। अगर आप ये एक ऐसी होनहार कंपनी में निवेश करते हैं जिसकी आपको कोई परवाह नहीं, जब सब अच्छा जा रहा हो तो आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपरिहार्य रूप से पासा पलट जाए तो आप अचानक ऐसी कंपनी के कारण घाटा झेल रहे होंगे जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। यह एक दोहरा बोझ है और सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता यह है कि कुछ और चुनाया जाए। अगर आप इस कंपनी को लेकर शुरू से ही उत्साहपूर्ण हैं, आपको उनका मिशन, उत्पाद, टीम, विज्ञान या कुछ भी पसंद है, जब अपरिहार्य या बुरा समय आएगा तो आप पैसा गंवा रहे होंगे या कंपनी को सहायता की आवश्यकता होगी, कम से कम इस बात से काम चल जाएगा कि आप किसी अर्थपूर्ण उद्यम का भाग होने जैसा अनुभव करेंगे। यह ऐसा आवश्यक अभिप्रेरक हो सकता है जो आपको हार मान कर दूसरी ओर मुड़ने से रोकेगा। ऐसी और भी अन्य परिस्थितियां होंगी जहां संपत्ति को लेकर तर्कशील होने की बजाय यथोचित होना ठीक है। एक सुप्रलेखित देशी पक्षपात है जिसके अनुसार लोग जिस देश में रहते हैं वहीं की कंपनियों में निवेश को वरीयता देते हैं और पृथ्वी की बाकी 95% कंपनियों को अनदेखा कर देते हैं। यह तर्कशील नहीं है जब तक आप यह न सोचें कि निवेश का मतलब अजनबियों को अपना पैसा देना है। अगर सुपरिचित आपको उन अजनबियों का समर्थन करने देते हैं तो पहला कदम लेने में सहायता करता है, यह यथोचित है। डे ट्रेडिंग या अलग अलग स्टॉक खरीदना अधिकतर निवेशकों के लिए तर्कसंगत नहीं होता, संभावना भरी रूप से आपकी सफलता के विरुद्ध होती है, लेकिन ये दोनों छोटी मात्रा में यथोचित हैं अगर ये आपकी चाह पूरा कर आपके अन्य विविध निवेशकों को बनाए रखते हैं। निवेशक जोश ब्राउन, जो विविध निवेश का समर्थन करने के साथ साथ विविध निवेश रखते भी हैं, उन्होंने एक बार बताया कि क्यों अलग अलग स्टॉक्स का समूह रखते हैं। मैं अलग अलग स्टॉक एक सोचकर नहीं खरीदता कि मैं इससे अल्फा उत्पन्न करूंगा, यानी अत्यधिक बेहतर प्रदर्शन। मुझे बस स्टॉक्स से लगाव है तब से जब मैं 20 वर्ष का था और यह मेरा पैसा है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, एकदम यथोचित। अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट किस ओर अग्रसर है इसे लेकर अधिकतर पूर्वानुमान खराब है, लेकिन पूर्वानुमान करना यथोचित है। सुबह उठकर खुद से यह कहना कठिन है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। अगर यह सच भी हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लोग यह अनुमान लगाने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा। यह मानव स्वभाव है, यह यथोचित है। वैनगार्ड के स्वर्गीय संस्थापक जैक बोगल ने अपना कैरियर कम लागत वाले निष्क्रिय सूचकांक निवेश को बढ़ावा देने के अभियान में बिताया। बहुत से लोगों को यह बात दिलचस्प लगी कि उनके बेटे ने अपना कैरियर सक्रिय उच्च शुल्क हेज फंड और म्यूचुअल फंड प्रबंधकों के रूप में चुना। बोगल, जिनके अनुसार उच्च शुल्क फंड अंकगणित के सादे नियमों का उल्लंघन करते हैं, ने अपनी कुछ संपत्ति अपने बेटे के फंड में निवेश की। इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? कुछ चीज़ें हम पारिवारिक कारणों से करते हैं, बोगल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया। अगर यह समनुरूप नहीं है तो जीवन में भी हमेशा समनुरूप नहीं होगा। वाक्य शायद ही कभी होता है। यह था हमारा चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12, अप्रत्याशित। इतिहास परिवर्तन का अध्ययन है जिसका प्रयोग विडंबना से भविष्य के मानचित्र के रूप में किया जा सकता है। थैंक यू।